रहे हैं नए भारत की बात। आइए हम बात करेंगे आज एक ऐसे संस्था के बारे में जिसको 1954 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका नाम है बनवासी सेवा आश्रम, जो सोनभद्र के दक्षिणांचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, महिला चेतना एवं जैविक कृषि के लिए सतत प्रयासरत है। हालांकि काफी महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि रेणुकूट की एल्युमिनियम फैक्ट्री, डल्ला की सीमेंट फैक्ट्री, रेणु सागर बिजली घर, तुर्रा का रासायनिक उद्योग और कोयले और चूने की खानें वगैरह पिछले 20 साल में स्थापित हुए हैं, लेकिन ये गरीबी के महान समंदर के बीच छोटे-छोटे टापुओं की तरह है। तमाम आदिवासी इलाका और आसपास के गांव सभी पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। औद्योगिक विकास से रोजगार मिला तो सही, पर सबके लायक नहीं। देहाती अर्थव्यवस्था जहां की तहां रुकी खड़ी रही। ज्यादातर लोग पत्तियों, चकवा घास और महुए पर साल में 6 महीने निर्वाह करते थे। रेहंद डैम के बनने से हजारों गांव वाले घर से बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। बनवासी सेवा आश्रम की स्थापना 1953 में एक दान संस्था के रूप में हुई, जिसका उद्देश्य सूखा पीड़ित, बेघर और बेसहारा लोगों को मदद देना था। समाज कल्याण की भावना से प्रेरित 2 व्यक्ति इस संस्था में सूखा पीड़ित लोगों के राहत कार्यों में 1966 में शामिल हुए। प्रेम भाई और उनकी पत्नी डॉक्टर रागिनी। उन्होंने शीघ्र ही यह महसूस किया कि दान इस समस्या का निवारण नहीं कर सकता। सामुदायिक परिश्रम से ही इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। पहला लक्ष्य था लोगों से जान पहचान कायम करने का, ताकि उनका विश्वास प्राप्त हो सके, और इस काम के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम से अच्छा और क्या विषय हो सकता था। स्वास्थ्य हर घर की पहली जरूरत है। फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों के रहन सहन और विचारों को अच्छी तरह जानने का मौका मिल गया। धीरे धीरे विश्वास बढ़ा और एक दूसरे की बात समझ में आने लगी। हमने डॉक्टर रागिनी से बातचीत की। स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा का भी महत्व है, मगर उससे अधिक हमने लोगों की जानकारी स्वास्थ्य के बारे में बढ़ाने का सोचा। उसमें भी ये सोचा कि गांव के लोगों में से ही किसी को चुनना और उनको जानकारी देना, और वो एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, अपना रोज का काम करेंगे और गांव में प्रसार करेंगे स्वास्थ्य की जानकारी का, मार्गदर्शन भी करेंगे लोगों का। तो उनको हमने दिया नाम स्वास्थ्य मित्र। उसके बाद हमने सोचा कि स्वास्थ्य मित्र रहने से भी पूरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जीविका दूसरी किसी चीज पर आधारित है। तो फिर 20-25 गांव के बीच में एक व्यक्ति जो पूर्ण समय चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रसार और स्वास्थ्य सेवा इसी का काम करेगा, ऐसे व्यक्ति के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। तो ऐसे गांव से ही चुनकर हम विद्यार्थी लेते हैं, बाहर क्षेत्र के नहीं लेते हैं, और उनको यहाँ बुला लेते हैं। यहीं रहकर वो सीखते हैं, मेरे साथ काम भी करते हैं। उनके लिए क्लासेस भी, जैसे आज चालू ही हमारा क्लास, वैसे क्लास भी ले रहे थे। और साल से 1.5 साल 2 साल तक समय लगता है। और उनसे जब हम काम कराते हैं तो उसी में उनकी परीक्षा होती रहती है। एक छोटा काम उनको देते हैं, जब वो सीखा तो आगे का बताया, तो अलग से परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी कभी थियरी के लिए तो अलग परीक्षा भी लेते हैं, जब ऐसा लगता है कि जो माइनर एलिमेंट्स है इसको ये संभाल सकेंगे और सीरियसनेस पहचान कर समय से बड़े अस्पताल भेज सकेंगे, तब इनको हम
एक केंद्र पर भेजते हैं, जहाँ पर और भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो इनको सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है। और ये अपने केंद्र पर जाके 25 से गांव के बीच में एक केंद्र है। और इनका काम ये रहता है कि सवेरे आधा दिन प्रतिदिन कम से कम अपने स्वास्थ्य केंद्र पर रहे, जो मरीज आएंगे उनको देखे, उनको सलाह दे, दवा दे। और आधा दिन ये अपने गांव में जाए, गांव में जाकर लोगों से मिले जुले, जो कोई बीमारी दिखाई दे तो उसके बारे में लोगों का शिक्षण भी करे। अगर कोई ऐसी बात समझ में आई कि नहीं पूरे गांव में ही कोई परेशानी है, तो स्वयं भी सोचे उसके बारे में कि क्या कारण हो सकता है, और हमसे भी संपर्क करे। पतली टट्टी की बीमारी है, खजूली की है, अगर ऐसा लगा कि मतलब एक फैल रही है बीमारी, तो फिर उसके बारे में भी उन्हें सोचना है, मेरे साथ सलाह करनी है, और फिर उसको क्रियान्वित भी करना है, ताकि गांव के लोग जैसे मुक्त हो जाएं। ये जो आपके स्वास्थ्य मित्र हैं, इनका आप चयन कैसे करते हैं? ये ग्राम स्वास्थ्य मित्र के चयन के लिए तो हमने जो तरीका अपनाया था, सबसे शुरू में तो जाके किसी को अगर कहते तो कोई आते नहीं थे, तो हमने छोटी छोटी सभाएं की, और उन सभाओं में उनके जो बीमारियां हमारे समझ में आई थी उनके बारे में बताते थे कि देखो तुम्हारी ये बीमारी है, इसका कारण ये है, ये ऐसे फैलती है, और ये दवा है। और फिर उनको कहते थे कि तुम्हारा गांव मेरे पास से इतना दूर है, अगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए कि जो जानकारी ये कर लेगा, और तुम गांव वालों में जब भी जरूरत पड़े बताएगा, तो सुविधा हो जाएगी। तो तुम लोग आपस में बताओ कि कौन व्यक्ति तुम्हारे दृष्टि से गांव का योग्य है, जिसकी थोड़ी सी जिज्ञासा है, कुछ स्वयं में समाज सेवी भी है, चरित्र भी ठीक है। तो लोग अपना नाम देते थे, स्वयं भी अपना नाम देते थे, गांव वाले भी किसी को, क्योंकि आम सभाएं रहती थी, तो सुझाते थे नाम। फिर उसके बाद उनके साथ जब शिविरों में देखते थे, अगर हमें संतोषजनक लगा तो उसको फिर और उसके साथ संपर्क बढ़ाते थे। स्वास्थ्य मित्र का शिक्षण हमारा समाप्त नहीं होता है, वो लगातार उनके साथ मिलते रहते हैं, तो कभी थोड़े विषय, फिर बाद में थोड़े विषय। इसी तरह शिक्षा का कार्यक्रम बड़े आधार वाला था, जिसमें साक्षरता पर जोर था। योजना का उद्देश्य था कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं और अपने विकास कार्यक्रमों को खुद अंजाम दें। जाहिर था कि ज्यादा साक्षर जन समुदाय नए कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से चलाएगा, नए विचारों की बेहतर सुनवाई होगी। विकास और जागरूकता बढ़ाने के सिलसिले में बनवासी सेवा आश्रम के सामने जमीन के अधिकार की समस्या आन खड़ी हुई। सन 60 में रिहन डैम बना। रिहन डैम से जो लोग विस्थापित होकर आके इस इलाके में बसे, इसके पहले कोई जमीन का वास्तव में यहाँ सर्वेक्षण हुआ ही नहीं, बंदोबस्त नहीं हुआ। सन 54-55 में यहाँ पर एक जमीन का नजरी सर्वे के आधार पर सर्वे हुआ, तो उस समय शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। एक जमीन को जिस साल जोता आदिवासी ने, दूसरे साल उसको प्रति छोड़ता, तीसरे साल भी छोड़ता, और तब तक दूसरे खेतों को जोता, फिर चौथे साल उस खेत को जोता जो पहले साल थी। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। उस साल जब इन्होंने बंदोबस्त किया, एक नजरी सर्वे के आधार पर एक जो सर्वेक्षण किया, उसमें उस समय के जोत की जमीन पर तो उसका नाम लिखा, बाकी 2 उसके प्लाट छोड़ दिए, तो वो 2 प्लाट उनके बंजर या ग्राम समाज ऐसे ही रहा। ये सरकारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, ये भी सन 52-53 के आसपास बना। ये इस डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने ऑफिस में बैठ के देखा कि जो जमीन गांव वालों के नाम से नहीं है, उस जमीन पर इन्होंने धारा 4 प्रकाशित किया, और धारा 4 एक प्रस्ताव है जंगल बनाने के लिए, और उसकी नोटिस इन्होंने गांव वालों को दी नहीं। इसी बीच में जंगल विभाग वाले सन 80 के आसपास में कई लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिए। यानी कि समस्या ये थी कि जो यहाँ पे पहले शिफ्ट एग्रीकल्चर कर रहे थे, वहाँ पे जो रिहन डैम से जो हटाया गया उनको भी यहीं पे बसा दिया, उनको भी उन प्लाटों पर बसाया गया। अच्छा। और कुछ को यह कहा गया कि आप लोग जहाँ जमीन पाए वहां पर बस जाएं। तो लोग जहाँ जमीन पाए बस गए, और वो उस पर उनके नाम का दाखिल खारिज हुआ नहीं तहसील के रिकॉर्ड में, इसलिए वो जंगल दिखता रहा। तो अब वो सन 60 में जो लोग बसे, उनको इस समय बेदखल करने का इन्होंने वो शुरू किया। भाई ये जंगल है, तो रिहन डैम से निकले 180 वर्ग मील का एरिया था वो, जिसमें वो रिहन डैम का वो पानी भरा हुआ है, और बहुत पॉपुलेशन था उसका, 50,000 परिवार उसमें से निकले।
तो पहले वो ग्राम समाज की भी जमीन थी, उसी जमीन पर धारा 4 हो गया, जंगल विभाग का है, हमारी जमीन है। और 4700 एकड़ जमीन भूदान समिति को यहाँ पर दिया गया था। उसमें से जो खाली नंबर दिखाई पड़े तहसील के, वही नंबर थे, वही नंबर इन्होंने भूदान समिति को दी, भूदान समिति ने उसको दान कर दिया, किसानों को अलॉट किया, 3-3 क्लेमेंट्स हो गए। फिर ये जो पहले का किसान है वो है ही उसमें, तो इस तरह से भूदानी किसान उसी पर हो गया। उसी पर वो चूंकि तहसील के रिकॉर्ड में आया नहीं, इसलिए उसी पर धारा वो जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जमीन बांटी गई वो भी बांटी गई। कहीं कहीं रिहन डैम से जो लोग आके बसे वो भी उसी जमीन पे बस गए, और पुराना किसान पहले से है। तो ये जंगल विभाग और ये सब इतने डिपार्टमेंट यानी इतने क्लेमेंट्स उसके हो गए। यही नहीं, सरकार ने इस इलाके के कई भागों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया, जिसमें काश्त हो रहे खेत और कई बने बनाए मकान तक शामिल थे। इस मामले में बनवासी सेवा आश्रम ने सरकार को कई प्रार्थना पत्र भेजे, पर कोई नतीजा नहीं निकला। जब कोई और तरकीब कामयाब नहीं हुई तो बनवासी सेवा आश्रम ने आंदोलन की ठानी। भूमि हकदारी मोर्चे का संगठन हुआ, हजारों लोग इसमें शामिल हुए और 2 अक्टूबर 1986 को रास्ता रोको आंदोलन का आयोजन किया गया। लोगों ने जगह जगह सड़कों पर रोकें लगा दी। मोर्चे का असर हुआ, सत्ता की आंख खुली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जमीन के अभिलेख ठीक कराए जाएं। उसने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, प्रेम भाई भी जिसमें एक सदस्य है। प्रेम भाई, ये बताएंगे कि आपका काम इतने गांव में फैला हुआ है, तो इसका संगठनात्मक रूप क्या है, किस तरह से इसको किया है? ऐसा है कि यहाँ एक त्रिस्तरीय ढांचा हम लोगों ने बनाया है। गांव में, हर गांव में एक ग्राम स्वराज्य सभा बनी हुई है, और वो जो ग्राम स्वराज्य सभा है उसमें गांव का हर एक नागरिक उसका सदस्य बन सकता है। इसमें कोई जाति का, किसी पार्टी का, किसी दल का कोई बंधन नहीं। गांव का प्रत्येक नागरिक इसका एक सदस्य हो सकता है। ये हो गई ग्राम स्वराज्य सभा। और ये गांव के जो निर्णय हैं, गांव के कोई भी मसले हों, उनको सर्वसम्मति के आधार पर हल करते हैं। लेकिन गांव की सभा बड़ी हो जाती है तो उसकी एक तरह से कार्यकारी समिति ये लोग बना लेते हैं, जो 7 आदमियों की हो सकती है, 11 आदमियों की हो सकती है, जो वास्तव में निर्णय लेती है। ये ग्राम स्वराज्य सभा हर 15 दिन में एक बार बैठती है, गांव के जो मसले होते हैं उनको हल करती है। अच्छा, सरकार ऐसा है भाई जी कि 5 बीघा मोटे जमीन है, तो मैं का के खाऊं कि का के बिरछा लगाऊं कि का के बाल बच्चा जी कितना कदा कमाऊं, एक उपाय मुझे पहले बता दो, बस ये पहले सवाल है। अच्छा, प्रताप भाई इसका जवाब देंगे। 5 बीघा आपकी जो जमीन है, हाँ। वो उसमें से उबड़ खाबड़ भी बहुत जमीन होगी। हाँ। उसमें जो ऊपर की जमीन उबड़ खाबड़ है, जिसमें आप अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं, उसमें आप पेड़ लगा दीजिए। नीचे की जो खेती है, जो क्यारियां हैं, उसमें आप फसलें उगाइए। और अगर आप उसको, आपके पास एकदम प्लेन जमीन है, सबकी सब अच्छी क्यारियां हैं, तो उसके चारों तरफ मेड़ के किनारे किनारे आप बाउंड्री पर लगा दीजिए प्लांटेशन। और हमने आपको बताया कि एक पेड़ कम से कम 10 साल में 100 रुपए उसकी कीमत होगी। इस समय 65 पैसे 70 पैसा किलो यहाँ जलौनी है। जलौनी आप भी अपने लिए खरीदते हैं, उसको आप बेच भी सकते हैं बड़े पैमाने पर, अगर आप उसको लगाएं तो बेच सकते हैं। अब ये जो समिति है ये गांव के स्तर पर काम करती है। फिर 20-25 गांव के स्तर पर एक और समिति बनाते हैं, उसका नाम है क्षेत्रीय ग्राम स्वराज्य सभा, जिसमें हर गांव के अध्यक्ष और मंत्री और एक सदस्य को लेकर, प्रतिनिधि को लेकर, ऐसे 3-3 व्यक्तियों को लेकर एक क्षेत्रीय ग्राम स्वराज्य सभा बनाते हैं। और ये क्षेत्रीय ग्राम स्वराज्य सभा के सदस्यों को लेकर, उनके प्रतिनिधियों को लेकर और कुछ आश्रम के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर एक केंद्रीय ग्राम स्वराज्य सभा या पुनर्ग्राम निर्माण समिति बनाई जाती है। तो इस प्रकार का ये त्रिस्तरीय ढांचा है जो गांव से चलता है और ऊपर तक बढ़ते बढ़ते ये जिला स्तर तक या प्रांत स्तर तक पहुंचता, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। जंगल आदिवासियों की सबसे बड़ी दौलत है। जंगलों के काटे जाने और जमीन के झगड़ों के कारण गांव वालों ने अपनी ही भूमि में पेड़ लगाने का निर्णय लिया, ताकि जंगलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। ये आप जो हमारी नर्सरी देख रहे हैं, इस नर्सरी में अभी यूकलिप्टस की बीज पड़ रहा है। और ये जितना भी आप नर्सरी देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी कुछ बना है जात वाइज अलग अलग है। उधर देख लीजिए यूकलिप्टस है, उसके बाद अकेसिया है, फिर इसके बाद आम है, कटहल है, नींबू है, अमरूद है, करौंदा है, और ये है कजरीना की नर्सरी है। अभी ये जो बीज पड़ रहा है ये सब आप देख रहे हैं, ये हम नर्सरी उगा रहे हैं।
और यह नर्सरी जब हम तैयार करेंगे तो सब अपने गांव भाई में ही बांटते हैं और हमारे गांव भाई ही ले जाकर अपने अपने घरों में 100 पेड़, 200 पेड़, 400 पेड़, 1000 पेड़, जिसके पास जैसी जमीन है वो वैसा किसान अपने अपने घर में लगा रहा है, ताकि मुझे ये लकड़ी जंगल से ले आना न पड़े। यह हम लोगों का ये अनुमान लगा है कि अब जंगल में हम लकड़ी लेने जाते हैं तो जंगल वाले मुझे बहुत तबाह कर दिए हैं, इसलिए मैं अपनी नर्सरी स्वयं बना रहा हूँ और अपने गांव में ही बांटता हूँ। और हम सब किसान भाई मिल करके, और ये अभी आप देख रहे हैं जितने पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे 1 जुलाई या ज्यादा ज्यादा 10 तारीख तक पूरे हमारे गांव में किसान भाई के घर पहुंच जाएंगे और सब किसान भाई अपने बांगी पर इस पर कौरी रख कर ले जाएंगे और सब पौधों को ढो करके अभी से उनका गड्ढा बनाकर तैयार हो रहा है। उसकी एक लिस्ट बन गई है कि किस गांव में कितने पेड़ लगाने हैं और किस किसान ने कितना लगाएगा, यह पूरी एक लिस्ट बनाकर तैयार किया गया। उस आधार पर यह नर्सरी तैयार किया जा रहा है। अब यह आप देखिएगा अगले साल आकर के तो ये हमारा गांव में हरा भरा लगेगा और मैं जंगल के पास कभी सिफारिश करने नहीं जाऊंगा। 10 साल के बाद अपने आप मैं पेड़ तैयार करूंगा। यह हम लोगों ने गांव भाई मिलकर हम लोगों ने ये कल्पना लिया है कि अपनी हम नर्सरी उगाएंगे और अपने खेत में लगाएंगे। लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, जंगल में नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में कोशिश की जा रही है कि देहातियों को इस समस्या के प्रति जागरूक किया जाए और उनको अपनी समस्याओं का निवारण करने के तरीकों के बारे में भी बताया जाए। देखिए, महावीर भाई ने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि इनके जहाँ खेत है, मकान है, वहाँ पर वो पत्थर गाड़े गए हैं जंगल विभाग के, तो उसमें ये बात है कि धारा 4 के वो पत्थर गाड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिट दायर किया गया था वनवासी सेवा आश्रम की तरफ से, उसका फैसला नवंबर 86 में हुआ है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये आज्ञा है कि वो धारा 4 के जहाँ जहाँ उन्होंने विज्ञप्ति की है उसका वो पत्थर गाड़ के बताएं काश्तकारों को, और काश्तकार अपना उजरदारी दाखिल कर सकते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ। तो इसके लिए यहाँ पर स्टाफ भी मुकर्रर हो गया है। रिकॉर्ड अफसर आ गए हैं, सहायक रिकॉर्ड अफसर आ गए हैं, उनके नायब तहसीलदार 17 आ गए हैं जो जगह जगह हैं। एक सर्वे नायब तहसीलदार आपके म्योरपुर में भी हैं। तो जिस तरह के ऐसे गलत पत्थर उन्होंने गाड़ दिए हैं उनके बारे में आप उजरदारी करिए कि हमारे इस नंबर में हम इतने दिनों से जोत रहे हैं, इतने इसमें हमारा मकान है, इसमें हमारा कुआं है, बगीचा है, पेड़ हैं, और इतने दिनों से 10 या 20 साल से हम इस पर काबिज हैं और ये धारा 4 किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। तो इसकी आपको एक दरख्वास्त देना पड़ेगी। वो दरख्वास्त आप वन बंदोबस्त अधिकारी के नाम से लिखेंगे और 2 परत में तैयार करेंगे। तो वो दरख्वास्त लेके वहाँ सर्वे नायब तहसीलदार के पास जाइए आप म्योरपुर में, तो एक दरख्वास्त वहाँ दे दीजिए और दूसरी दरख्वास्त पे उनकी रसीद ले लीजिए कि हमने दरख्वास्त आज की तारीख में पाई। फिर वही आपकी उजरदारी हो जाएगी और उसी पे वो फैसला देंगे वन बंदोबस्त अधिकारी। तो वो ज़मीन फिर आपकी जंगल से निकाल दी जाएगी। लेकिन उजरदारी करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई चूक मत करना। इसमें हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 कार्यकर्ता आपके ये शिवमुर जी के साथ दिए गए हैं। वो दरख्वास्तें आपकी इकट्ठी करेंगे, आपके दस्तखत बनाएंगे, वहाँ दाखिल कराएंगे, आपकी सहायता करेंगे। दूसरी बात आपने ये कही कि वो आपके खेतों में गड्ढे खोद रहे हैं जंगल वाले पेड़ लगाने के लिए, तो ये बात उनकी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर हो चुका है, स्टे आर्डर हो चुका है कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा वन बंदोबस्त अधिकारी का कि कहाँ तक उनकी ज़मीन है, कहाँ तक काश्तकार की है, तब तक वो गड्ढा नहीं खोद सकते। और अगर ये गड्ढा खोद रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर कोई आपको शिकायत है तो ये वनवासी सेवा आश्रम के जो आपके मुख्य कार्यकर्ता हैं ये प्रेम भाई जी, उनके यहाँ आके आप दरख्वास्त दीजिए। वो इसके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके कमिश्नर मुकर्रर हुए हैं, उनके यहाँ आप दरख्वास्त देंगे तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। इस तरह से आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप घबराइए मत। राम दुलार और बिहारी लाल जो हैं इनको आश्रम की तरफ से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। ये बिना पैसा लिए आप लोगों की दरखास्तें बनाएंगे और आपके हलके में जो सर्वे नायब तहसीलदार हैं उनको ये दाखिल कर देंगे और उस पर आपकी सुनवाई होगी। बाद में साक्ष्य के लिए आपको बुलाया जाएगा। का हक लेकर रहेंगे।
अब गांवों में एक नई जागृति आ गई है। आदिवासी और पिछड़े वर्ग के गरीब और अभावग्रस्त लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी का एहसास हो रहा है। इसके फलस्वरूप मिर्जापुर जिले के गांव के लोगों में ये विश्वास जड़ पकड़ रहा है कि अब उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता। वन विभाग की ओर से उन्हें जो खतरा था कि उन्हें उनके घरों और जमीन से हटा दिया जाएगा, वो खतरा अब टल गया है, क्योंकि इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार फिर से जायजा लिया जाएगा। इस सफलता से ये उम्मीद बंधी है कि अब गांव वालों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और अब उनका भविष्य सुरक्षित है।